हेलो गाइस। तो सीओपीडी मैनेजमेंट में अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। फार्माकोलॉजिकल मतलब ड्रग ट्रीटमेंट। ठीक है। तो सीओपीडी का पेशेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, स्पायरोमेट्री आपने करवाई, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आपको मिला, साथ में प्रोग्रेसिव डिस्निया उसको है, प्रोग्रेसिव काफ है, हर टाइम कफ रहता है, हर टाइम डिस्निया रहता है। ठीक है। FEV1 के अकॉर्डिंग आपने ग्रेडिंग भी कर ली कि ये उसकी ग्रेडिंग है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। ठीक है। मोर देन 80 माइल्ड, 80 टू 50, 50 टू 30, लेस देन 30। ठीक है, डायरेक्ट अपने याद रखें तो। ठीक है। तो वेरी सीवियर कंडीशन के अंदर अलग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें और साथ ही एग्जर्बेशन के अकॉर्डिंग भी ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है। तो सीओपीडी के फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का टारगेट क्या होगा? पहला सेम वही सिम्टम कंट्रोल, और दूसरा डिक्रीज द रिस्क ऑफ एग्जर्बेशन इन फ्यूचर। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स एंड एग्जर्बेशन हिस्ट्री, गोल्ड गाइडलाइन क्या बोलती है? 3 प्रकार से डिवाइड होता है, ए, बी और ई। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है। तो ग्रुप ए की मैं बात करूं तो वहां पे यूजुअली ब्रोंकोडायलेटर यूज किए जाते हैं। शॉर्ट एक्टिंग भी आप यूज कर सकते हो और लॉन्ग एक्टिंग भी आप यूज कर सकते हो। प्रीफर्ड है लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है। तो सिंगल थेरेपी भी आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं आप डबल या ट्रिपल थेरेपी यहाँ पे दो। ठीक है, ग्रुप ए के अंदर। ठीक है। तो यदि बेनिफिट है, बेनिफिट मिल रहा है उसको, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो सिंगल थेरेपी। ठीक है। ग्रुप बी की मैं बात करूं जिसमें एग्जर्बेशन लेस देन 1 है, मॉडरेट एग्जर्बेशन लेस देन 1 है, 1 और लेस देन 1 है, कैट स्कोरिंग है मोर देन 10 और इक्वल और मोर देन 10 है। ठीक है। तो यहाँ पे आप डबल थेरेपी यूज करी जाती है, डबल कॉम्बिनेशन यूज होता है लाबा और लामा। तो लाबा और लामा यहाँ पे कंसिडर्ड होता है। ठीक है। चलिए, तो अपन एक बार इसको बात करते हैं। नेक्स्ट अपन ई की बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्रुप ए, ए, बी और ई, पहले ए बी सी डी हुआ करता था, आजकल ए बी और ई हो गया है। सीओडी को कंबाइन करके उन्होंने ई बना दिया। ठीक है। तो ए क्या है? जिसमें MMR से 0 to 1 और कैट स्कोरिंग लेस देन 10 है और एग्जर्बेशन या तो नहीं है या तो फिर 1 है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन कभी नहीं हुआ, तो ये ग्रुप ए है। मतलब ये स्टेबल सीओपीडी वाली बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप आइदर शॉर्ट एक्टिंग आइदर लॉन्ग एक्टिंग, एक ब्रोंकोडायलेटर लिखा ना, ए ब्रोंकोडायलेटर, तो कोई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। प्रीफर्ड क्या है? लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है। तो जो बेनिफिट मिल रहा है, यदि शॉर्ट एक्टिंग से मिल रहा है या लॉन्ग एक्टिंग से मिल रहा है, तो आप कंटिन्यू इसमें रख सकते हो। नेक्स्ट बात करें ग्रुप बी। ग्रुप बी के अंदर अगेन एग्जर्बेशन या तो नहीं है या तो है, तो कभी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन सिम्टम्स यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है। डिस्निया यहाँ पे MMRC ग्रेडिंग 2 और मोर देन 2 है और कैट स्कोरिंग भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो इस कैटेगरी में आपके पास में आते हैं। ये तो कब है? जब एक नया पेशेंट आपके पास में आए, यूजुअली वो इस कैटेगरी में आता है। लेकिन यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो आपके पास में आएंगे वो ट्रीटमेंट लेके हुए आते हैं, तो यूजुअली इस ग्रुप में आते हैं, क्योंकि इस ग्रुप वाले तो यूजुअली एडमिट होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह है, बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन होते हैं, आ सकते हैं, लेकिन मेनली जो आते हैं वो ये वाले होते हैं, ग्रुप बी वाले। तो यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट क्या देना होता है? लाबा प्लस लामा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग मस्कर्निक एंटागोनिस्ट। ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रीफर्ड करना होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, नो यूज ऑफ गिविंग वन क्लास ब्रोंकोडायलेटर और अनदर क्लास। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाली एक शॉर्ट एक्टिंग ले रहा था, आपने यहाँ पे लावा ले रहा था और आपने खाली लावा को हटा के लामा कर दिया, नहीं, आप दोनों दो। ठीक है। तो एक दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं है कि इसको हटा के आप ये कर रहे हो या इसको हटा के आप ये कर रहे हो, नहीं, आपको दोनों आपको देना पड़ेगा। तो ग्रुप बी के अंदर दोनों आपको एज ए कॉम्बिनेशन आपको देना होता है। यस, आप इनहेल्ड स्टेरॉइड यहाँ पे नहीं दे रहे हो, स्टेरॉइड नहीं दे रहे हो, क्यों? अस्थमा के अंदर सबसे जो पहले दिया जाता है वो ICS दिया जाता है, लेकिन सीओपीडी के अंदर मेनली ब्रोंकोडायलेटर पहले दिए जाते हैं। ब्रोंकोडायलेटर और मस्कर्निक एंटागोनिस्ट, ये भी तरह का ब्रोंकोडायलेटर ही होता है, ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट ही आता है इसका भी, तो वो यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं यदि आप ICS देते हो तो। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें ग्रुप ई की। ग्रुप ई के अंदर आपके एग्जर्बेशंस 2 और मोर देन 2 है और साथ में हॉस्पिटलाइजेशन है, एक से ज्यादा बार या एक बार हॉस्पिटलाइजेशन भी हुआ है, मतलब ये लास्ट ईयर की बात हो, लास्ट ईयर में ऐसा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लाबा लामा ही आपको देना है, इनिशियल ट्रीटमेंट यहाँ पे लाबा लामा ही होता है।
यहाँ पे भी ग्रुप ई के अंदर भी इनिशियल ट्रीटमेंट लाबा लामा ही है, लेकिन यदि ब्लड ईओसिनोफिल काउंट मोर देन 300 है तो आप आईसीएस ऐड कर सकते हो। आपको करना है तो यहाँ पे ट्रिपल थेरेपी आपको स्टार्ट करनी होती है, ठीक है, जिसको अपन एसआईटी भी आजकल बोले, सिंगल इनहेलेशनल थेरेपी, एसआईटी, ठीक है। तो तीनों ही ड्रग यहाँ पे एक ही डिवाइस में आएगी। अब वो एमडीआई हो चाहे डीपीआई हो, आजकल दोनों तरह से आने लगी है। तो ट्रिपल थेरेपी इज प्रीफर्ड यूजुअली कब, जब टोटल ईओसिनोफिल काउंट 300 से ज़्यादा हो। नहीं है ज़्यादा तो आप खाली लाबा लामा भी दे सकते हो, ठीक है। एक पेशेंट होता है अकोस का, आपने सुना होगा अकोस। यस, अकोस आप सबने पढ़ा है, पिछले मतलब वीडियोज में मैंने बताया अकोस के बारे में, ठीक है। तो अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम जब हो तो अस्थमा प्रेफरेंस माना जाता है, तो वहाँ पे आप इनहेल्ड स्टेरॉइड देते हो, ठीक है। सीओपीडी प्रेफरेंस है तो ब्रोंकोडायलेटर, और अस्थमा है तो अगेन इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, और अकोस है तो भी इनहेल्ड स्टेरॉइड आपको देने पड़ेंगे। अस्थमा की तरह आपको पेशेंट को ट्रीट करना है वहाँ पे, ठीक है। तो रेस्क्यू शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर नीड टू बी गिवन फॉर ऑल द पेशेंट्स। तो इसमें ए कैटेगरी हो चाहे बी कैटेगरी हो चाहे ई कैटेगरी हो, आप लॉन्ग एक्टिंग जो कंट्रोलर आप दे रहे हो बीडी डोज में आप यूजुअली देते हो, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग आप साल्बुटामोल पंप उसको अलग से दे सकते हो, ठीक है। तो वो रिलीवर यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। जीना क्या बोलती है, जीना में सारे लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, लेकिन यहाँ गोल्ड ये अभी भी बोल रहा है कि आप शॉर्ट एक्टिंग सबको देना ही है साथ में, ठीक है। तो लॉन्ग एक्टिंग आपने दिया है, साथ में शॉर्ट एक्टिंग दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब लगभग 1-1 थेरेपी आपने दी है, तो अब आपको क्या करना है, तो वो होता है रिव्यू, एसेस एंड एडजस्ट। रिव्यू, एसेस एंड एडजस्ट। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपने ट्रीटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, अब पेशेंट आपके पास फॉलोअप पे आता है, तो लगभग 1 मंथ 4 वीक ट्रीटमेंट देने के बाद में आपको पेशेंट को बुलाना है। बीच में इशू हो तो दिखाना आएगा ऑब्वियसली, नहीं तो आपको 1 मंथ पे उसको देखना है, रिव्यू करना। तो रिव्यू में आप क्या क्या करते हो, पहला सिम्टम रिव्यू और दूसरा एग्जर्बेशंस। तो सिम्टम के अंदर मेनली डिस्निया यहाँ पे रिव्यू किया जाता है, खांसी है, काफ है, इसमें मेन सिम्टम में नहीं आता, मेनली यहाँ पे परसिस्टेंट डिस्निया है, तो डिस्निया यहाँ पे आपको रिव्यू करना है, और एग्जर्बेशन आपको देखना है, ठीक है। एग्जर्बेशन के साथ में क्या लिखना है आपको, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ब्लड ईओसिनोफिल्स। यदि ईओसिनोफिल बहुत ज़्यादा थी तो आपको वापस रिपीट करवानी है 1 मंथ पे कि हाँ ईओसिनोफिल कम हुई है कि नहीं हो रही है कम, मतलब वो एग्जर्बेशन की रिस्क है। तो इट इज़ मोर देन 300, अभी भी कंटिन्यू मोर देन 300 है, तो वो एग्जर्बेशन का रिस्क होगा, ठीक है। चलो, अब आपने रिव्यू कर लिया, रिव्यू में आपने देखा कि डिस्निया है अभी भी वैसा ही है या कम हुआ है, दो चीज़ें हो सकती है। एग्जर्बेशन की बात करो, एग्जर्बेशन उसको नहीं हुआ, लास्ट 1 मंथ को एग्जर्बेशन नहीं हुआ, या आपने देखा कि ब्लड ईओसिनोफिल्स है वो पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए हैं आपके ट्रीटमेंट के बाद। तो आपने अब एसेस किया, साथ में आपको एसेस भी करना है कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो कैसा है। तो यदि सिम्टम कम नहीं हुआ, एग्जर्बेशन वैसा ही है, सॉरी मतलब डिस्निया वैसा ही है, एग्जर्बेशन हुए हैं उसको, तो अब आपको एसेस करना है कि भैया क्यों हुए हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में तो कोई कमी नहीं थी, आपने लाबा प्लस लामा कॉम्बिनेशन दिया, ऑब्वियसली वही देना है, अलग से कोई नया ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो एसेस आपको यहाँ पे करना है। तो एसेस में आपको 2 चीज़ देखनी होती है, पहला इनहेलर टेक्निक और एडहेरेंस, जो आपने टेक्निक दी है बताई है क्या वो उसी तरह से ले रहा है, एडहेरेंस आपने बताया है क्या वो उस तरह से ले रहा है। कई बार होता है कि 3 दिन के लिए 2 मतलब आपने बीडी बोला 2 दिन 5 दिन लिए, आराम आ गया तो वो कम कर देता है कि नहीं अब मुझे ज़रूरत नहीं है, 5 दिन में आराम आ गया मुझे तो अब मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। तो उसने कम कर दिया, तो एडहेरेंस उसका कम हो गया। टेक्निक आपको हमेशा देखनी होती है, एवरी विजिट ऑफ द पेशेंट आपको टेक्निक एसेस करनी होती है। फिर है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसके अंदर मेनली रिहेबिलिटेशन आता है और एजुकेशन आती है। उसको वो सिखाया आपने, वो सीखा कि नहीं सीखा, उसको आप सिखा सकते हो, एक्सरसाइज थोड़े बता सकते हो, और स्मोकिंग यदि कर रहा है तो क्विट की है या की कि नहीं की, उसके साथ वालों को, उसके अटेंडर्स को आप पूछो या उसी को पूछो, ठीक है। तो वो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी आपको देखना है, ठीक है। अब 2 रिजल्ट अपने निकल के आएंगे, पहला सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हुए और एग्जर्बेशन भी हुआ है, दूसरा सिम्टम कंट्रोल एग्जर्बेशन नहीं हुआ है, अब आपको एडजस्ट करना है। तो या तो आप एस्केलेट करोगे ट्रीटमेंट को या फिर डी एस्केलेट करोगे। एस्केलेट करोगे मतलब आपको ट्रीटमेंट बढ़ा देना है, तो अब यहाँ पे ट्रिपल ड्रग थेरेपी पे भी आप जा सकते हो, पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा है, या फिर एड ऑन एजेंट भी आप ऐड
कर सकते हो। या फिर डिवाइस की मैं बात करूँ, डिवाइस वो ढंग से नहीं ले पा रहा, तो आपको उसकी अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेंस, अकॉर्डिंग टू अफोर्डेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, वो आप कर सकते हो। या फिर अच्छा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, इंप्रूवमेंट हुआ है, डिस्निया मतलब कंट्रोल हुआ, एग्जामिनेशन में उसको नहीं हो, सब कुछ बढ़िया है, तो आप उसको डीएस्केलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो डीएस्केलेट यूजुअली 1 मंथ में नहीं करना, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ आप ट्रीटमेंट दो, उसके बाद में आपको डीएस्केलेट आप उसको कर सकते हो, डिपेंड करता है फिजिशियन पे या फिर पेशेंट पे। स्विचिंग इनहेलर डिवाइस एंड मॉलिक्यूल विद इन सेम क्लास आर अप्रोप्रिएट। विद इन सेम क्लास आप जो है डिवाइस मतलब एमडीआई टू डीपीआई आप स्विच कर सकते हो, डिवाइस का टाइप आप अलग चेंज कर सकते हो, या फिर सेम क्लास के अंदर आप जो मॉलिक्यूल है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने शॉर्ट एक्टिंग मतलब लाबा आपने दिया, लाबा के अंदर आपने कोई दूसरा आपको यूज़ करना है, टाइट्रोपियम की जगह कोई इंडाकेट्रोल यूज़ करना है मान लो, ठीक है, इस तरह से, सॉरी मतलब ये इप्रेटोपियम की जगह आपको टाइट्रोपियम यूज़ करना है, ठीक है, या टाइट्रोपियम की जगह ग्लाइकोपाइरिनम आपको यूज़ करना है, तो वो आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट्रोल की जगह आपको इंडाकेट्रोल यूज़ करना है, लॉन्ग एक्टिंग है इंडाकेट्रोल, अटालोंग आजकल नया आ गया विलेंट्रोल आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो मतलब सेम क्लास के मॉलिक्यूल को आप स्विच कर सकते हो, सेम क्लास का जो इनहेलर है डिवाइस है उसको भी आप स्विच कर सकते हो, वो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। तो ये एडजस्ट वगैरह अपना हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉलो अप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। फॉलो अप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है वो पहले आप समझना। इसका मतलब है कि एक पेशेंट है जिसको ऑलरेडी आप ट्रीट कर रहे हो, या आपके पास वो आया है और ऑलरेडी वो ट्रीटमेंट ले रहा है सीओपीडी का, और वो मेंटेन कर रहा है, चीज़ें मेंटेन कर रहा है, आपने ट्रीटमेंट दिया, उसके सिम्टम्स मेंटेन हुए, एक्सरबेशन नहीं हुए, ठीक है, तो सब कुछ मेंटेन है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपको फॉलो अप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की नीड नहीं है, ठीक है। यदि ट्रीटमेंट लेते हुए आपके पास में आ रहा है और बोल रहा है कि नहीं मेरे को आराम नहीं है, सिम्टम्स वैसे ही है, आपने एसेस किया उसको, ठीक है, आपने रिव्यू किया सिम्टम्स, ठीक है, और टेक्निक वगैरह एसेस की सब कुछ देखा आपने, सब कुछ रॉन्ग है, कुछ इश्यूज है, तो अब आप फॉलो अप ट्रीटमेंट आप दे सकते हो, फॉलो अप फार्माकोथेरेपी आप यूज कर सकते हो। अगेन फॉलो फार्माकोथेरेपी कैसे यूज होती है, इट इज यूज्ड फॉर सिम्टम ट्रीटमेंट या एक्टिविटी लिमिटेशन, मतलब डिस्निया की बात यहाँ पे, और ये तो जो सिम्टम ट्रीटमेंट है, डिस्निया का ट्रीटमेंट है, वो एक्टिविटी लिमिटेशन में आ गया, और दूसरा एग्जर्बेशन ऑफ फ्यूचर रिस्क, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ही आपको देखनी होते, अगेन सेम चीज़ है, डिस्निया एंड एग्जर्बेशन। तो फार्माकोथेरेपी जो फॉलो अप फार्माकोथेरेपी की अपन बात कर रहे हैं वो किस में यूज करनी है, जो इंप्रूव नहीं हो रहे, ठीक है। चलिए समझते हैं। चलिए आप देख पा रहे हैं, तो फॉलो अप फार्माकोथेरेपी ट्रीटमेंट के अंदर क्या यूज किया जाता है, तो सबसे पहले बात करें सिम्टम कंट्रोल की, मतलब डिस्निया की। तो आपने लाबा या लामा पेशेंट आपके पास में आ रहा है, आपने लाबा स्टार्ट किया, लामा स्टार्ट किया, पेशेंट लेता हो आपके पास में आ रहा है, फिर आपने उसको ट्रीटमेंट क्या दे दिया, लाबा प्लस लामा, तो दिस इज फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है, मतलब फॉलो अप ट्रीटमेंट आपने क्या कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया। तो वो पहले आप वो गलती से ले रहा था ना, या तो लाबा ले रहा था या तो लामा ले रहा था, दोनों ही ठीक नहीं है। लाबा चलो फिर भी ठीक है, लामा भी ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरह का ब्रोंकोडायलेटर ही होता है, कई लोग ले रहे होते हैं खाली इप्राट्रोपियम ही ले रहे होते हैं, ठीक है, एसओएस में साल्बुटामोल चल रहा होता है, ठीक है, तो इस तरह से भी ट्रीटमेंट कोई चलता है, तो ये भी एक तरह का ब्रोंकोडायलेटर ही है, लेकिन ये डायरेक्ट है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट तरीका आप बोल सकते हो। तो ये मस्करिनिक एंटागोनिस्ट है, इन द लास्ट इफेक्ट ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट ही आएगा। लेकिन अब आपने क्या किया है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो फॉलो थेरेपी में आपके पास पेशेंट आया है, इंप्रूवमेंट नहीं है, डिस्निया वैसे का वैसा है, तो अब आपने लाबा प्लस लामा मतलब एक SIT सिंगल इनेशनल थेरेपी आपने उसको दे दी है, स्टार मार्क है यहाँ पे, तो इसका मतलब यही है, दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन आपने दिया, सिंगल इनेशनल थेरेपी आपने उसको दे दी, जो कि मोर कन्वीनियंट है और इफेक्टिव है देन मल्टीपल इनहेलर्स, क्योंकि वो पहले मल्टीपल ले रहा था, लाबा अलग और लामा अलग ले रहा था, अब आपने उसको ये कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, कंसीडर स्विचिंग इनहेलर डिवाइस और मॉलिक्यूल्स। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो आप यहाँ पे भी यूज करते हो, आप मॉलिक्यूल को स्विच कर सकते हो सेम क्लास में, अदर क्लास में नहीं, ठीक है। जैसे लाबा को आप लामा से स्विच कर दो, लामा को लाबा से नहीं, ऐसा नहीं है, लाबा में लाबा ही स्विच होगा, लामा में लामा ही स्विच होगा। आप मॉलिक्यूल चेंज कर सकते हो, आपको लग रहा है कि हाँ इस मॉलिक्यूल से उसको रिलीफ नहीं हो रहा या एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है, तो आप चेंज कर सकते हो, डिवाइस आप चेंज कर सकते हो, MDI टू MDI कर सकते हो, या फिर DPI टू DPI कर सकते हो, या MDI टू DPI आपको जाना है तो पहले उसको फिर बताना पड़ेगा, आपको चीज़ें बतानी पड़ेगी आपको कि कैसे है, ये कैसे काम करता है, उसको सिखाना पड़ेगा हर एक विजिट पे, ठीक है।
इम्प्लीमेंट और एस्केलेट नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एस्केलेटेशन ऑफ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर आपका मैंने बताया था कि स्मोकिंग सिचुएशन मेनली आता है वहाँ पे, इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह हो गई, रिहेबिलिटेशन वगैरह हो गया, वो इसके अंदर आता है। इम्यूनाइजेशन हो गया, वो आपको बता के करना, इम्यूनाइजेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हो, वो भी डिस्निया में काफ़ी हेल्प करता है। फिर आता है कंसिडर एडिंग एनसीफेंड्रिन। ये एनसीफेंड्रिन क्या है इसको आप समझ लो एक बार। एनसीफेंड्रिन एक मसल रिलैक्सेंट है, एनसीफेंड्रिन एक मसल रिलैक्सेंट है, जो इसकी ड्यूअल मैकेनिज्म होती है, ऐसा आप समझो, इसको ड्यूअल मैकेनिज्म होती है। PDE4 फॉस्फोडाइस्ट्रेज E4 एंड 3 दोनों पे काम करता है, दोनों को इनहिबिट करता है। तो 3 और 4 दोनों को इनहिबिट करता है, तो इसकी ड्यूअल मैकेनिज्म होती है। डोज कितनी होती है? 3 मिलीग्राम इनहेल देना है आपको ओरली, BD डोज में विद नेबुलाइजेशन। तो नेबुलाइजेशन में आप यूज़ कर सकते हो, डिवाइस में भी आता होगा, मुझे कंफर्म नहीं है वो, अभी नया साल्ट है ये, ठीक है। तो मेनली नेबुलाइजेशन के अंदर 3 मिलीग्राम इनहेल्ड ओरली आपको उसको इनहेल कराना है, BD डोज है, सुबह शाम आपको देना होता है, ठीक है। इसका कोई ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं है, कोई मच एडवर्स इफेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत तो नोजिया वगैरह, डिस्कम्फर्ट वगैरह हल्का फुल्का होता है, वो पेशेंट स्टेबल हो जाता है। यस, नॉट यूजफुल एज अ रेस्क्यू मेडिसिन, रेस्क्यू मेडिसिन की तरह यूज़ नहीं होगा ये एक तरह का कंट्रोलर ही होता है, ठीक है। तो ये मसल रिलैक्सेंट एक जैसे ब्रोंको डायलेटर की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो एनसीफेंड्रिन एक नया मॉलिक्यूल आप करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है इन्होंने, इन्वेस्टिगेट और ट्रीट अदर कॉजेज ऑफ डिस्निया। अब आप डिस्निया का ट्रीटमेंट किए जा रहे हो, लामा लामा आप दिए जा रहे हो, सब कुछ आपने कर दिया, टेक्निक भी सही है, डिवाइस भी ठीक है, एडरेस भी सब कुछ है, फिर भी नहीं हो रहा, तो साथ में कुछ और भी आपको सोचना है। जैसे हार्ट का कोई इश्यू हो, ठीक है, कोई इन्फेक्शन वाला इश्यू हो, साथ में इन्फेक्शन भी हो उसको, वो भी डिस्निया कर देता है। या फिर कोई और इश्यू हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है डिस्निया में। नेक्स्ट है एग्जिसर्बेशन, ठीक है। तो एग्जिसर्बेशन के अंदर अपन बात करें तो पेशेंट आपके पास में आया, लाबा या फिर लामा कोई एक ले रहा है वो, या फिर दोनों ले रहा है, अलग अलग डिवाइस से ले रहा है। अब आपको सबसे पहले ईओसिनोफिल्स करवानी है उसकी। एग्जिसर्बेशन में कोई पेशेंट आता है तो ईओसिनोफिल करवानी है, और यूजुअली मैं तो बोलूँगा कि यहाँ पे भी आप करवा, डिस्निया भी एक तरह से एग्जिसर्बेशन का ही पार्ट हो गया। जब भी पेशेंट आपके पास में आता है, इंप्रूवमेंट नहीं है उसको, मतलब उसमें साथ में वो बोल रहा है कि नहीं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं है, तो आप पहले ईओसिनोफिल काउंट करवा लो उसका, ठीक है। लेस देन 300 है तो आपको लाबा और लामा जो अलग अलग वो ले रहा था पहले, या फिर सही तरीके से नहीं रहा था, या फिर आपको मोलिक्यूल चेंज करना है मान लो, लेकिन आपको एज ए सिंगल नेशन थेरेपी दोनों को मिला के आप यहाँ पे दे देते हो, ठीक है। यदि 300 से ज़्यादा है, ये मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, 300 ज़्यादा है तो ही आपको ICS ऐड करना है, तो ही आपको ICS यहाँ पे ऐड करना होता है। अब आपने ट्रीटमेंट दिया, फॉलोअप ट्रीटमेंट पे आपने वापस, मतलब लगभग 1 मंथ ये ट्रीटमेंट लेता है, या आप डिपेंड करता है, अफोर्डेबल है तो 2 मंथ 3 मंथ भी आप ट्रीटमेंट आप दे दो। उसके बाद में आपने वापस ईओसिनोफिल काउंट आपने करवाई, ठीक है। ईओसिनोफिल काउंट आपने करवाई, यदि ईओसिनोफिल काउंट लेस देन 100 है, ठीक है, कम हो गया है, मतलब आपके ट्रीटमेंट से ईओसिनोफिल काउंट कम हो गया है, तो लेकिन FEV1 लेस देन 50% है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाला पेशेंट है, उसमें रोफ्लुमिलास्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा आई जा रही है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाला, और FEV1 लेस देन 50%, मतलब सीवियर वाली कंडीशन लग गई, गोल्ड GOLD गोल्ड थर्ड वाली वैल्यू में आएगी है। तो FEV1 लेस देन 50%, मतलब 50 to 30 वाली बात हो रही है, तो यहाँ पर रोफ्लुमिलास्ट आप ऐड कर सकते हो। रोफ्लुमिलास्ट क्या होता है? ये PDE4 इनहिबिटर है, मेनली सीवियर COPD आ गया ना, FEV1 लेस देन 50%, सीवियर COPD एसोसिएटेड विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इन हिस्ट्री ऑफ एग्जिसर्बेशन में दिया जाता है। डोज क्या होती है इसकी? 250 माइक्रोग्राम OD पर ओरल देना है 4 वीक्स के लिए। 250 माइक्रोग्राम OD फॉर 4 वीक्स, देन यू इंक्रीज अप टू 500 माइक्रोग्राम OD पर ओरल, ठीक है। उस 500 से ऊपर नहीं देना होता। उसके बाद यदि ठीक होता है, ट्रीटमेंट चल रहा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाला पार्ट भी थोड़ा ठीक हो जा रहा है, तब उसको कम कर सकते हो। साथ में यदि पेशेंट नॉन स्मोकर है, मतलब फॉर्मर स्मोकर, पहले स्मोकिंग करता था, अभी उसने स्मोकिंग बंद कर दिए, तो अजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम OD, ये भी आप उसको महीना, 2 महीना, 3 महीने तक भी आप, 3 मंथ तक भी आप एजिथ्रोमाइसिन OD हर दिन आप दे सकते हो। एजिथ्रोमाइसिन का नया ट्रीटमेंट आपने देखा होगा, यूजुअली एजिथ्रोमाइसिन 3 डेज 5 डेज दिया जाता है इन्फेक्शन में, लेकिन यहाँ पे जो COPD पेशेंट है, जो नॉन स्मोकर होना चाहिए, उसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तक भी आप दे सकते हो। डुपिलीमैब एक तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो इंटरल्यूकिन 4 इनहिबिटर है,
ठीक है। ये कब देना है कि आपका आईसीएस लेते हुए भी पेशेंट है, जो आईसीएस लेते हुए भी जो ट्रीटमेंट चल रहा था, यहाँ पे था मोर देन 100 है, ठीक है, और यहाँ पे है मतलब डायरेक्ट यहीं पे पहले दिन ही आया मोर देन 300, आपने डायरेक्ट आईसीएस ऐड कर दिया, फिर भी उसका ईसनोफिलिक काउंट कम नहीं हो रहा है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ की थेरेपी के बाद भी कम नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी साथ में है तो ड्यूपिलिमेब यहाँ पे ऐड कर सकते हो। डोजिंग क्या होती है, 300 माइक्रोग्राम सबक्यूटेनियस 15 डेज से आपको देना होता है, लेकिन ये थोड़ी सी कॉस्टली है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो आपको फिर ओरल स्टेरॉइड पे आप यहाँ पे जा सकते हो या एड ऑन एजेंट्स पे आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सिम्टम कंट्रोल करना आना चाहिए, मतलब डिस्निया मेन जो सिम्टम है उसके लिए पेशेंट परेशान रहता है। काफ मैंने बोला क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाला पार्ट भी साथ में, खांसी भी उसको लंबी है, तो आप साथ में रोफ्लुमिलास्ट आप ऐड करते हो, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन मैंने बताया नॉन स्मोकर्स में, जो स्मोकिंग नहीं कर रहे या छोड़ चुके हैं, क्विट किया स्मोकिंग, उनमें आप ऐड करते हो। रोफ्लुमिलास्ट मैंने बता दिया, जो FEV1 है लेस देन 50% है, मेनली सीवियर COPD में रोफ्लुमिलास्ट ऐड किया जाता है, ठीक है। ड्यूपिलिमेब देखो हर कहीं अवेलेबल नहीं होता है, अवेलेबल है तो बहुत गुड है, अच्छी बात है, आप यूज कर सकते हो। ड्यूपिलिमेब हर कहीं अवेलेबल नहीं होता है, तो मेनली आप एजिथ्रोमाइसिन, रोफ्लुमिलास्ट या फिर ट्रिपल ड्रग थेरेपी आप यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा आजकल एक एग्जाम्पल आ गया है, SIT बहुत जो सिंगल नेशनल थेरेपी है, हर कोई उसको मोटिवेट भी कर रहा है, ट्रिपल ड्रग थेरेपी स्टार्ट भी हो गई, लोग ले भी रहे हैं। तो एक्जिसर्बेशन में यदि पेशेंट है, लावा लामा से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप ICS ऐड करके, मतलब ट्रिपल ड्रग थेरेपी सिंगल इलेक्शन थेरेपी के थ्रू आप उसको दे सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ COPD।